बेसिक इंग्लिश सब बोलते हैं, लेकिन शुरू से आपका टारगेट रहा है कैसे आप अपनी बेसिक लेवल वाली इंग्लिश को एडवांस लेवल पर लेकर जा सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का लेसन इसी बारे में है। आज के लेसन में हम सीखेंगे एडवांस वेज टू स्टार्ट एन इंग्लिश सेंटेंस। ऐसे कौन से एडवांस तरीके हैं जिससे आप अपने इंग्लिश सेंटेंसेस को शुरू कर सकते हैं। ऐसे कौन से कनेक्टर्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली इंग्लिश कम्युनिकेशन में, जिससे आपकी इंग्लिश बेसिक ना लगकर एडवांस लगे। देखते हैं हमारा पहला फ्रेज आज के लेसन में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक ऐसा फ्रेज है जो मिसअंडरस्टैंडिंग के दौरान करेक्ट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान पूछ रहा है, आर यू न्यू अराउंड हियर? क्या आप इस लोकेलिटी में नए हैं? सो राकेश जी बता रहे हैं, अरे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नहीं भाई साहब, ये बात नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। मैं यहाँ पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ। सो किसी चीज को मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए राकेश जी, लेट्स से, एक इंसान का नाम बोल रहे हैं दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं यहाँ पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का दूसरा तरीका भी है यूज करने का। स्क्रीन के इस तरफ देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूज होता है एक्चुअली को रिप्लेस करने के लिए, या फिर किसी चीज पर मोर एम्फेसिस डालने के लिए, ज्यादा एम्फेसिस डालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, I was in the party. As a matter of fact, I spoke to him for 5 minutes. आप एक पार्टी में गए मानिए, और इस पार्टी में एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी आए थे। तो आप कह रहे हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने उनसे बात करी, सच एज शाहरुख खान उस पार्टी में थे, मैंने उनसे बात करी 5 मिनट तक। सो आप कह रहे हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एम्फेसिस डाल रहे हैं उस सेंटेंस में बताने के लिए कि मैंने उस सेलिब्रिटी से बात करी। ये था अबाउट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर। हमारा अगला फ्रेज है नीडलेस टू से। नीडलेस टू से का मतलब होता है जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ ब्रूटली। उन्होंने अपने आप को बहुत बुरी तरीके से शायद एक एक्सीडेंट में, गॉड फॉरबिड, हर्ट कर लिया। इट्स नीडलेस टू से कहना जरूरी नहीं है, जैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ही विल बी ऑफ वर्क फॉर अ वाइल। वो कुछ टाइम तक काम पर नहीं आ सकते। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इट्स नीडलेस टू से यू हैव माई सपोर्ट इन वॉट एवर यू डू। कहने की बात नहीं है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप जो भी डिसीजन लेंगे मैं उस डिसीजन में आपका साथ दूंगा। ये था नीडलेस टू से के बारे में। बढ़ते हैं हमारे दूसरे फ्रेज की ओर, कम वॉट में। कम वॉट में का मतलब होता है नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए। देखते हैं हम कैसे इसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। कम वॉट में आई विल सपोर्ट यू टिल द एंड। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आखिर तक तुम्हें सपोर्ट करूंगा, अपना सपोर्ट तुम्हें दूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, कम वॉट में आई विल क्रैक द यूपीएससी एग्जाम दिस ईयर। क्या आप देख सकते हैं, कम वॉट में सेंटेंस के शुरुआत में यूज करा जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है, एडवांस फ्रेज है, जो बता रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, जिसे आप अपने सेंटेंस में शुरू में यूज कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस साल यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास कर कर ही छोड़ूंगा। सो चाहे कुछ भी हो जाए। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर। अगला फ्रेज है अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब होता है एज फार एज आई नो, या फिर ऑब्वियसली भी। ये दोनों अलग अलग मीनिंग है इसके, जहां तक मुझे पता है, या फिर ऑब्वियसली कि कोई चीज ऑब्वियस है, सबको पता है, ऐसा बोलने के लिए हम यूज करते हैं apparently. For example, the train was delayed. ट्रेन डिले हो गई apparently due to the broken transmission line. और ऐसा क्यों हुआ? Obviously ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि broken transmission line थी, connections wires के ब्रेक हो गए थे, इस वजह से ट्रेन लेट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I heard a rumor that she's leaving, but apparently it's not true. ये यहाँ पर apparently यूज करा जा रहा है बताने के लिए जहां तक मुझे पता है। मैंने ऐसा सुना है that let's say साशा छोड़कर जा रही हैं कोई शहर for that matter. Apparently it's not true. जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मैं उनका बेस्ट फ्रेंड हूं, ये सही बात नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर। अगला फ्रेज है जस्ट इन केस। जस्ट इन केस का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट समथिंग बैड दैट कुड हैपन। किसी भी चीज को बैड होने से, गलत होने से प्रिवेंट करना, इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं जस्ट इन केस। दूसरा मीनिंग इसका है टू हैव अ बैकअप प्लान। मींस अगर पहला प्लान आपका कामयाब ना हो, दूसरे प्लान को यूज करते वक्त आप कह सकते हैं जस्ट इन केस,
फॉर एग्जाम्पल, I'll take the umbrella just in case if it rains. ये मेरा बैकअप प्लान है, अगर बारिश हो गई बाय चांस, उस केस के लिए मैं अम्ब्रेला लेकर जा रहा हूं। देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल, जस्ट इन केस ही गेट्स वायलेंट अगेन I'll call the police. वायलेंट मतलब मारपीट करना। तो इंसान बोल रहा है पहले मीनिंग को रेफर करते हुए, अगर वो दोबारा से, अगर ऐसी बुरी सिचुएशन हुई, अगर वहां पर मारपीट चालू दोबारा से हुई, उस केस में मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, जस्ट इन केस दैट हैपेंस। बढ़ते हैं अगले फ्रेज की ओर। अगला फ्रेज है दैट रिमाइंड्स मी ऑफ। इसका मतलब होता है टू रिमेंबर समथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज रेलेवेंट टू द ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन। इमेजिन कीजिए आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स से आप आइसक्रीम के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि लंदन। बात करते करते सामने वाले इंसान को कुछ और याद आया, उस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं ओह दैट रिमाइंड्स मी ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, यू वर इन द यूके ड्यूरिंग क्रिसमस। आप यूनाइटेड किंगडम में थे क्रिसमस के दौरान पिछले साल। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ द ब्यूटिफुल टाइम आई स्पेंट इन यूरोप लास्ट ईयर। आपकी इस ट्रिप के बारे को लेकर मुझे याद आया मेरी ट्रिप के बारे में जो मैंने स्पेंड करी थी यूरोप में लास्ट ईयर। सो दैट रिमाइंड्स मी ऑफ। दूसरा एग्जाम्पल है दैट रिमाइंड्स मी ऑफ फिनिशिंग द होमवर्क बिफोर आई गो टू स्लीप। कोई बात चल रही थी, फॉर एग्जाम्पल कल एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट सबमिट करना है स्कूल में। सो आप कह रहे हैं दैट रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। मुझे इससे याद आया कि एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट फिनिश करना है सोने से पहले आज रात। दिस वॉज अबाउट दैट रिमाइंड्स मी ऑफ। बढ़ते हैं अगले फ्रेज की ओर, इफ दैट वर सो। बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है बिकॉज यहां पर एक कंडीशन आ रही है, इफ। कोई भी अगर इस टाइप के सेंटेंस यूज करता है उसे एडवांस स्पीकर माना जाता है, क्योंकि इन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। देखते हैं इसका मतलब क्या है। इन दैट केस, इफ दैट वर सो, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यूज करते हैं इन दैट केस। बहुत बेसिक माना जाता है, बेसिक में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी एडवांस स्पीकर से बात कर रहे हैं तो वो इन दैट केस ना बोलकर बोलेंगे इन द इफ दैट वर सो। इसलिए हमें भी ये यूज करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बी इन मुंबई टुमारो? क्या आप मुंबई में होंगे कल? इफ दैट वर सो आई विल मीट यू। अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। There is no misunderstanding between me and my sister. मेरी बहन और मेरे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। If that were so, in that case, अगर ऐसा होता, I would ask her to clarify. अगर ऐसा होता तो मैं उनसे क्लैरिफिकेशन मांगता, उनसे बात करता और प्रॉब्लम सॉल्व करता। In that case का बेटर रिप्लेसमेंट है if that were so. बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर। अगला फ्रेज है just so you know. Just so you know को 3 डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करा जा सकता है। वो है किसी को अपडेट करने के लिए, या फिर किसी तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए, एज अ कर्टसी, सामने वाले की इज्जत करते हुए। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्हें भी पता होनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं। या फिर तीसरे केस में किस सामने वाले को किसी सिचुएशन के बारे में अवेयर करने के लिए भी हम जस्ट सो यू नो का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जस्ट सो यू नो आई एम एंजॉइंग माई न्यू जॉब। जस्ट इन केस आपको पता हो, मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं कि मुझे अपनी करंट जॉब बहुत पसंद आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जस्ट सो यू नो आई हैव क्विट स्मोकिंग फॉर द पास्ट 1 month। आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आप एटलीस्ट अवेयर हैं, क्योंकि आप बहुत चिंतित थे मेरे बारे में पहले से, मेरी स्मोकिंग को लेकर। आप कह रहे हैं जस्ट सो यू नो मैंने स्मोकिंग क्विट करी हुई है पिछले 1 महीने से। जस्ट सो यू नो। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर, ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा फ्रेज है जो यूज होता है सिचुएशन को डिफरेंटली बताने में। पहली सिचुएशन केस कोई और था, लेकिन अब कोई और है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ वे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग दैट यू मेंशन्ड। पहला कोई आपने मेंशन करा चीज, उससे डिफरेंटली उसका ऑपोजिट चीज मेंशन करना इज ऑन द अदर हैंड। समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। My husband likes classical music and I, on the other hand, like jazz and Bollywood music. मेरे husband को classical music पसंद है, लेकिन मुझे, oppositely speaking, on the other hand, like jazz and Bollywood music. मुझे दूसरा म्यूजिक पसंद है, दूसरी कैटेगरी। अगला एग्जाम्पल है, I don't eat meat. मुझे मीट खाना पसंद नहीं है। On the other hand, all my friends do. I'm okay if you have it here.
मुझे मीट खाना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सारे दोस्तों को मीट खाना पसंद है, अच्छा लगता है, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो आप भी खा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट वन, टॉप इट ऑल ऑफ। टॉप इट ऑफ ऑल का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को ऐड करना, टू ऐड समथिंग गुड और बैड इन अ सिचुएशन दैट इज ऑलरेडी अनयूजुअल। एक सिचुएशन थी, ऑलरेडी बुरी थी, लेकिन उसमें एक और बुरी चीज हो गई, या फिर एक अच्छी चीज थी, उसमें एक और अच्छी चीज हो गई। उस समय हम यूज करते हैं टू टॉप इट ऑफ। समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ। द वॉशिंग मशीन स्टार्टेड लीकिंग, माई कार ब्रोक डाउन, देन टू टॉप इट ऑल ऑफ आई लॉक्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द हाउस। सबसे पहले बुरी चीज हुई कि वॉशिंग मशीन खराब हो गई, उसके बाद कार खराब हो गई, और टू टॉप इट ऑल ऑफ, इस बुरी चीज में अगर एक और सबसे बुरी चीज ऐड कर दी जाए, मिस्टेकनली मैंने गलती से अपने आप को घर से बाहर लॉक कर दिया, चाबी अंदर रह गई और घर बाहर लॉक कर दिया। सो बहुत ही बेकार दिन गया ओवरऑल। सो बहुत सारी बुरी चीजें हुई, आखिर में आप बोल रहे हैं टू टॉप इट ऑल ऑफ। ये थे आज के फ्रेजेस जो आप यूज कर सकते हैं टू स्टार्ट अ सेंटेंस और टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अपनी इंग्लिश को परफेक्ट बनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू सून।